हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखने जा रहे हैं और उस चैप्टर का आज सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखने जा रहे हैं और वो टॉपिक और चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र और इसके बारे में परिचय। यानी कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है और ये समष्टि अर्थशास्त्र में किस तरह महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, इस पर एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और फिर आगे इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भुगतान संतुलन से लेकर विदेशी विनिमय दर तक को समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आपको 10 या 20% चैप्टर को या सिलेबस को कवर करने के बाद किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट या पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा और उसका पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका पहला पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है खुली अर्थव्यवस्था और कितना महत्व है इसका इकोनॉमी में। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था से सीधा तात्पर्य यह है जिस अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुले हों। बहुत सीधी बात है। जैसे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चलें, आपका जो इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक है क्लास 12 में, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसका जो सबसे पहला चैप्टर ही है वो ये है कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है कि कैसे जब हमको आजादी मिली उस समय हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद कर रखे थे और एक नया नाम आपके ही सिलेबस में जोड़ा गया और आपको पढ़ना भी है, वो है क्या? संरक्षणवाद, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, खुली अर्थव्यवस्था आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए। संरक्षणवाद का कुल मतलब यह होता है, संरक्षणवाद, इसका मतलब यह होता है कि आपने अपनी इकोनॉमी को छुपा कर रखा हुआ है, संरक्षण करके रखा हुआ है। आप दुनिया के अन्य देशों से व्यापार या व्यवहार करना नहीं चाहते। इसका ठीक उल्टा कंसेप्ट है खुली अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए तो पूरा चैप्टर आपको इसी बेस्ड पर है, क्योंकि पूरा चैप्टर में जो क्रियाकलाप होने वाले हैं वो तभी संभव है जब इकोनॉमी ओपन हो। ओपन इकोनॉमी यानी का मतलब यह है कि आपने दुनिया के साथ आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाएं, आयात निर्यात, ये सब कुछ करना स्वीकार किया है। अब इस चैप्टर के जो दो पार्ट आपको देखने हैं, भुगतान संतुलन और दूसरा विदेशी विनिमय दर, ये दोनों उसी ओपन इकोनॉमी का ही पार्ट हो सकते हैं जो दुनिया भर के साथ क्या करे? व्यापार करे, दुनिया भर के साथ एक्सचेंज करे। ठीक, तो खुली अर्थव्यवस्था को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था जो दुनिया के साथ व्यवहार करती है और व्यापार करती है। देखिए, केवल व्यापार करना उचित नहीं है। कई बार लोग डेफिनेशन में कह देते हैं कि केवल जो एक अर्थव्यवस्था जो दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ लेन देन और व्यापार करती है उसको हम क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। नो, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। क्योंकि जब आप खुली अर्थव्यवस्था करते हैं तो उसमें केवल व्यापार ही शामिल नहीं होता, उसमें समव्यवहार शामिल होता है। जब आप भुगतान संतुलन अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कई अन्य प्रकार के भी लेन देन किए जा रहे हैं। लेकिन जो संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म के साथ साथ जो क्लोज इकोनॉमी होती है, जिसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, वहां पर पूरी दुनिया में क्या होता है? इस तरह का व्यापार नहीं किया जाता, या अगर किया भी जाता है तो लाइसेंस और कोटा जैसी महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, जो आप अलग चैप्टर है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। ठीक है, इंटर, जिसको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हमारा एक संबंध है, इंटर रिलेशंस। ठीक है ना, अंतर व्यवहार। अब इस खुली अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया में 3 तरीके का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। पूरी दुनिया में जब आप अंतर व्यवहार देखते हैं या पूरी दुनिया में जब आप ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ड आजकल नया सामने आया है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, वैश्वीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इस वैश्वीकरण का इस खुली अर्थव्यवस्था के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि दुनिया जितना ज्यादा ग्लोबलाइज होती जा रही है, कि इसको क्या कहते हैं? एक वैश्विक गांव जैसा, ग्लोबल विलेज जैसा बनती जा रही है, वो तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था खुली हो। और चैप्टर का नाम ध्यान से समझिए आप, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो हिसाब से, यानी मैक्रो इकोनॉमिक क्या इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, इसकी बात हमको ध्यान में रख के चलनी है।
तो अगर अर्थव्यवस्था खुली है तो पूरे देश का, पूरी दुनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें देखा जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होगा तो उसके लिए, और जो भी बाकी लेन देन होंगे उसका एक रिकॉर्ड आपको बना के रखना होगा, और उसी रिकॉर्ड को हम किस में देखेंगे, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे। उसके बाद ये लेन देन या व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई विदेशी मुद्रा चाहिए, वो किस हिसाब से चेंज होगी, तो विदेशी विनिमय दर देखेंगे, वो इस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से व्यवहार करती है, और इसके 3 भाग बताए गए, एक निर्गत बाजार, एक वित्तीय बाजार, एक श्रम बाजार। यानी पूरी दुनिया में जो लेन देन चल रहा है उसमें अगर आप बाजार के हिसाब से देखें तो एक तो सीधे सीधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बाजार है, जहां पर अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर सकती है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप आगे दृश्य और अदृश्य मदों में देखेंगे, यानी कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं और जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। दिखाई देने वाली वस्तु जैसे ये पेन है, ये दिखाई दे रहा है कि इसका आयात और निर्यात होगा, और उसके साथ साथ सेवाएं, सर्विसेज। सर्विसेज में जैसे आप सारी चीजें ले सकते हैं, मेडिकल की सर्विस, शिक्षा की सर्विस, है ना, पर्यटन का सर्विस जो है, टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस है, ठीक है। ये जितनी भी सेवाएं आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, बीमा की सर्विसेज, ये सारी चीजों का भी आयात निर्यात किया जाता है, और ये खुली अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। दूसरा वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार यानी जितने आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, आप देखिए शेयर मार्केट में डीलिंग हो रही है, आगे आप चर्चा पढ़ेंगे एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फिर आप पढ़ेंगे एफआईआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये विनियोजक जो हैं वो घरेलू तक विदेशी परिसंपत्तियों से चयन करते हैं, विदेश में कौन सी संपत्ति खरीदनी है, कौन सी संपत्ति बेचनी है, ये सारी चीजें भी खुली अर्थव्यवस्था के तहत देखी जाती हैं। फिर श्रम बाजार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अर्थव्यवस्था खुली हो तो किसी देश का जो फर्म होता है, किसी देश की जो कंपनी होती है, उसको ये पूरी आजादी होती है कि वो अपना लेबर कहां से चूज करे। जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी की कंपनी है, ठीक है, इंडिया में चल रही है। अब ये अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि कोई भी कहीं से आकर काम कर सकता है और लेबर को सेल परचेस कर सकता है। तो हो सकता है वो कंपनी जापान से अपने लेबर्स को बुलाए, अपने इंजीनियर्स को बुलाए। इसी तरह भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में जो लेबर है वो कहां जाते हैं, गल्फ कंट्रीज, ओमान, सऊदी अरब, आबू धाबी, जाकर वहां पर यूएई काम करते हैं और अपना देश में पैसा भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था खुली होती है तो ये लेबर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और पूरा निर्गत बाजार जो है, ये सारा का सारा क्या होता है, उसका एक हिस्सा होता है, और इन सभी चीजों में आदान प्रदान या आयात निर्यात किया जाता है, श्रम का भी, पूंजी यानी वित्त का भी, और वस्तुओं का आयात निर्यात भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब अर्थव्यवस्था खुली हो, और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि उसका पूरी दुनिया के देशों के साथ अंतर व्यवहार, इंटर रिलेशंस, या आप कह सकते हैं कि ट्रेड और व्यापार भी चल रहा हो, ठीक है। आधी बात समझ में, खुली अर्थव्यवस्था जिसके दरवाजे दुनिया के अन्य देशों के लिए खुले हुए हैं। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है। देखिए, अंतर व्यवहार के बाद फिर व्यापार भी आ गया। तो जब आप वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करेंगे, वो भी खुली अर्थव्यवस्था मानी जाएगी, या वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी विच डील्स इन द ट्रेड रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार अब ध्यान से समझिए, विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को 2 प्रकार से प्रभावित करती है। पहला, जब भारतीय विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो उनके द्वारा किया गया व्यय समस्त मांग को कम करते हुए आय के वर्तुल प्रवाह में रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिए। अब ये जो खुली अर्थव्यवस्था में ये जो आयात निर्यात आप देख रहे हैं, ये जो व्यापार देख रहे हैं, इसका अपना अपना प्रभाव भी है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज कि यहां हो गया आयात, ठीक। अब जब कोई आयात कर रहा है, अच्छा, पूरी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग क्या होता है, C + I + G, ठीक, एग्रीगेट डिमांड मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए होता क्या है कि आयात जब करता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है, विदेशी वस्तुओं की मांग करता है। जब विदेशी वस्तुओं की मांग करता है तो घर के अंदर जो कंजम्पशन की डिमांड थी वो घट जाती है। बात को समझिए, घर के अंदर जो कंजम्पशन की डिमांड थी वो घट जाती है। तो घर के अंदर जब मांग घटती है, तो अब जब किसी चीज की मांग घटेगी तो उसका उत्पादन भी कम होगा, ठीक है। तो आयात करने से क्या होता है, घरेलू उत्पादन, घरेलू उत्पादन कम होगा। जब घरेलू उत्पादन कम होगा
तो आप समझिए कि मांग में कमी आएगी तो उत्पादन कम होगा, तो उससे क्या होगा, फिर रोजगार की स्थिति, बेरोजगारी हो सकती है, क्योंकि कंपनी में चीजें बिकेंगी नहीं, वहां कोई चीज बनेगी नहीं तो बिकेगी नहीं, तो इससे बेरोजगारी भी हो सकती है। जब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, आय में कमी, या राष्ट्रीय आय में कमी कह सकते हैं आप। और ये क्या होगा, ये एक तरह का लीकेज या रिसाव कहा जाता है इसको, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, लीकेज, ठीक है। लीकेज या रिसाव, इसका मतलब बहुत क्लियर है, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आयात करता है तो आयात करने से घरेलू उत्पादन कम होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अब विदेश से चीजें मांग रहे हैं, घर की चीजों को नहीं खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी की स्थिति आ सकती है, क्योंकि जो लोग घर की कंपनियों में काम कर रहे थे उन लोगों को अब काम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है कंपनी में, तो उससे राष्ट्रीय आय में कमी होगी और ये रिसाव हो जाएगा, वो आय जो घर के अंदर होनी चाहिए थी वो बाहर चला जाएगा। यही कारण है कि इंडिया, जब हमारा भारत आजाद हुआ, अभी हम पढ़ेंगे उसको अलग चैप्टर्स में, तो हुआ क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा आयात कर रहे थे। जो इंग्लैंड के गुड्स थे, जो ब्रिटिश गुड्स थे, उसको हम इंपोर्ट कर रहे थे। जब इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां थी वो खत्म होने लगी। वी वर ओनली अ मेयर इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी कंपनियां खत्म होने लगी तो हमने क्या किया, घरेलू उत्पादन कम होने लगा, बेरोजगारी होने लगी, आय में कमी होने लगी, और सारा पैसा कहां हो गया, वेल्थ ड्रेन होकर इंग्लैंड चला जाया करता था। ये खुली अर्थव्यवस्था का एक, कह सकते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। लेकिन आयात के साथ साथ निर्यात भी है, तो है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमको निर्यात भी करते रहने की जरूरत होती है। तो ये आयात की स्थिति में ये देखा जाता है खुली अर्थव्यवस्था में, ठीक है। द्वितीय, विदेशों को जो इस निर्यात करते हैं वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग में वृद्धि करते हुए वर्तुल चरण में अंतःक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है। अच्छा, दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है इस खुली अर्थव्यवस्था का, तो मान लीजिए अगर निर्यात की स्थिति आती है, लेट सपोज निर्यात की स्थिति अगर आती है, मान लीजिए कुछ निर्यात होता है, ठीक, तो उससे क्या होता है, घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है। ये जो प्रभाव है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आगे यही काम आने वाला है आपके पूरे चैप्टर में। तो घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ठीक है। ये चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आप। और इससे फिर क्या होता है, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक। जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और इससे फिर क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है। ये क्या है, दूसरा प्रभाव है जो आप प्रभाव देख रहे थे। और इससे क्या होगा, अंतःक्षेपण, एक तरह से इकोनॉमी में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था में ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दो रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आयात और निर्यात का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। तो खुली अर्थव्यवस्था में जो ये आयात निर्यात होते हैं, इसके ये प्रभाव पड़ते हैं, इस प्रभाव को आप ध्यान रखेंगे। ये प्रभाव मैंने आपको इसलिए समझाए हैं क्योंकि जब आप आगे इस चैप्टर में भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां आपको ये लॉजिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो विदेशी व्यापार से ये दो तरह के प्रभाव खुली अर्थव्यवस्था में पड़ते हैं, इसलिए खुली अर्थव्यवस्था को कि अगर आपको नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव भी बताने हो तो आप इसमें ये चीजों को लिख सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देश एक दूसरे से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। विदेशों से आयात की गई वस्तुओं के मूल्य का भुगतान विदेशों की वस्तुओं का निर्यात करके किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी मुद्रा में भुगतान चाहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब खुली अर्थव्यवस्था में यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए आप। होता यह है कि हर देश आयात निर्यात कर रहा है, तो कोई देश अगर कहीं से आयात किया किसी चीज का, तो बदले में उतनी चीजों का निर्यात करने का भी प्रयास करता है। और अगर निर्यात नहीं कर सकता तो फिर उसको वहां विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए एक चीज आप समझिए, हर देश ये चाहता है कि अगला व्यक्ति हमें हमारी मुद्रा में भुगतान करे। उसकी मुद्रा अगर स्ट्रांग रहेगी तब तो वो ले लेगा। जैसे डॉलर कोई देने लगे तो आसानी से ले लेगा, लेकिन अन्य देशों में, जैसे बांग्लादेश में चले जाए, सोचे कि टका हमको दे दे, तो उससे बहुत लाभ नहीं है। तो पहले तो प्रयास ये होता है कि वो भी देश हमें उतने वैल्यू का कोई सामान दे दे, और नहीं अगर देता है तो फिर वहां उसके और हमारे बीच का जो व्यापार संतुलन है उसका खाई बढ़ता है। जैसे भारत से और अमेरिका से जो व्यापार संतुलन है उसका एक बड़ा गैप है। हालांकि हम कई बार पॉजिटिव में रहते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन दूसरा देश ये प्रयास करता है कि उसके बदले में उसकी चीजों का भी आदान प्रदान कर दिया जाए। तो ये भी खुली अर्थव्यवस्था में एक पॉइंट है जो देखने के लिए मिलता है। कुल मिला के खुली अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्रक्स ये जानिए कि जो देश एक दूसरे देशों के साथ अंतर व्यवहार करते हैं, व्यापार आयात निर्यात करते हैं, उन देशों को खुली अर्थव्यवस्था या उन अर्थव्यवस्थाओं को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं का आयात निर्यात, श्रम का आयात निर्यात और पूंजी या वित्त का आयात निर्यात किया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आएंगी, तो आप इन चीजों को बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था के बारे में ये इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था, जो इंट्रोडक्शन आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसी इंट्रोडक्शन के बैकग्राउंड में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है कि भुगतान संतुलन क्या है और विदेशी विनिमय व्यापार क्या है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टॉपिक भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कक्षा 6 से 12 तक कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम क्लास 12 आपने सेलेक्ट कर लिया, यहां आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की बिल्कुल डिटेल पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह अन्य टीचर्स के जो अन्य कोर्सेज हैं उनको भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल समराइज वे में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, इसके साथ साथ आपको जो प्रत्येक चैप्टर है इसका छोटा छोटा टॉपिक वाइज वीडियो, इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एग्जाम्पलर्स, ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको एकदम क्रमबद्ध तरीके से वेबसाइट पर मिल जाएगी। और हाँ, बिल्कुल निःशुल्क, आपको यहाँ किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड होकर आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहें। इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।